नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और इसी हिंदी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई तृतीय के बारे में। और साथियों, इसी की तृतीय इकाई के बारे में हमारा आज का जो प्रकरण है वो है हिंदी भाषा शिक्षक के गुण। हिंदी भाषा शिक्षक के गुण कैसे होने चाहिए, इस बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो साथियों, इसकी पूर्व की वीडियो व्याख्यान में भी हमने इस बारे में चर्चा की थी कि हिंदी भाषा शिक्षक क्या होता है और उसको किस प्रकार से समाज के साथ में चलना पड़ेगा। तो साथियों, बिल्कुल इस बात से हम पूर्णतया सहमत हैं कि अदर विषयों की जो या अन्य विषयों की जो शिक्षक है उन शिक्षकों से ज़्यादा हिंदी शिक्षक से अधिक अपेक्षाएं रहती हैं। और हिंदी भाषा शिक्षक के गुण किस प्रकार से होने चाहिए, क्योंकि हिंदी जो भाषा है वो हमारी बोलचाल की भाषा भी है, हमारे देश की राजभाषा भी है। और एक संपर्क की स्तर पर हम मान सकें तो एक राष्ट्र के एक बड़े भूभाग में, एक बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हालांकि साथियों, ये बात भी अलग है कि बालक जब विद्यालय आता है तो वो अपने परिवार से, अपने वातावरण से, अपने परिवेश, भाषाई संस्कारों को लेकर विद्यालय आता है। मतलब उसकी भाषा संबंधी जो विकास है वो विद्यालय में आने से पूर्व ही एक विकसित हो चुका होता है। और विद्यालय में आकर भाषा के जो संप्रेषणशीलता होती है, जो एक कम्युनिकेशन होता है संप्रेषणशीलता, उस संप्रेषणशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। और भाषा की संप्रेषणशीलता की और अभिव्यक्ति को लेकर वहाँ पर वो जानकारी प्राप्त करता है शिक्षक के सानिध्य में रहकर। तो ऐसी स्थिति में हिंदी भाषा शिक्षक का ये दायित्व बन जाता है कि भाषाई संस्कारों को किस प्रकार वो जागृत करे, ताकि बालक आगे चलकर अपनी जो वाणी की जो अभिव्यक्ति है, अपने शब्दों की अभिव्यक्ति है, अपनी जो भाषा के अंतर्गत भावों की जो अभिव्यक्ति है वो किस प्रकार से वो करें और समाज में एक अच्छे भाषा के द्वारा लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को दर्शा सके और बाकी लोग भी उसके इस बात का अनुसरण करें और एक देश का सभ्य नागरिक बन सके। तो ये सारे दायित्व हिंदी भाषा शिक्षक के आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हिंदी भाषा जो है हमारी राष्ट्रभाषा भी है, राष्ट्रभाषा से मतलब राष्ट्र के भूभाग में बोली जाती है, लेकिन संवैधानिक रूप से ये हमारी राजभाषा है। तो हिंदी राजभाषा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में जब भी हम ब्रिटिश सरकार की गुलामी की दास्तां में हम जकड़े हुए थे, तब राष्ट्रीय आंदोलनों की जो भाषा रही है, उस वक्त के कवियों की भाषा रही है, क्रांतिकारियों की भाषा रही है, या राजनीतिक दलों की भाषा रही है उस वक्त, जो हमारे देश के लिए अपनी शासन व्यवस्था को कायम करने में, स्वदेश को आगे बढ़ाने में, स्वदेशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए हिंदी भाषा का ही सहारा लिया गया। तो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलनों की जो भाषा है वो हिंदी रही है। इसलिए हिंदी ने हमारे देश को, देश में देशभक्ति संबंधी विचारों को आगे बढ़ाने में, संप्रेषणशीलता को आगे बढ़ाने में और सभी भारतवासियों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने का जो कार्य किया है वो हिंदी ने किया है। इसलिए हिंदी हमारी देश की राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है और सबसे बड़ी हमारी मातृभाषा है। और हम सभी भारतवासी हिंदी में अपना वार्तालाप करते हैं। तो इस हिसाब से हिंदी का जो शिक्षक है उसकी जिम्मेदारियां, उसका उत्तरदायित्व एक बड़े अन्य शिक्षकों की भांति ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हिंदी शिक्षक में कुछ विशेष, जैसे हिंदी शिक्षक पढ़ाना तो जानता है, लेकिन इस शिक्षण कार्य के अतिरिक्त
उसकी कुछ विशेष गुण भी होनी चाहिए। तो विशेष गुण किस प्रकार से है, इस बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि उसमें कौन कौन से गुण हैं जो मतलब ये गुणों की अपेक्षा वहाँ पर की जाती है, ताकि वो बालकों के भाषाई संस्कारों को और अधिक आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगा और बालकों को भावी जीवन के लिए हमेशा तैयार करेगा। तो साथियों, हिंदी शिक्षक के गुण, सबसे पहला जो हिंदी शिक्षक से पहली जो अपेक्षाएं की जाती हैं और कौन से विशेष गुणों का होना आवश्यक है, वो है हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान। हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान को लेकर है। अब हिंदी का शिक्षक है तो उसे हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हिंदी के हम कौन कौन से रूप मानते हैं। सबसे पहला रूप के तौर पर जो रूप मानते हैं वो है जैसे गद्य, पद्य। गद्य, पद्य एवं व्याकरण, ये तीन रूप हैं हमारे सामने। इन तीनों का ज्ञान तो उसे भली भांति होना ही चाहिए। अब इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा की शुरुआत कैसे होती है, मतलब इसके साथ में हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास कैसे होता है, इस बारे में उनको जानकारी हिंदी शिक्षक को होनी चाहिए। क्योंकि गद्य लिखा गया है तो गद्य की शुरुआत हम कहाँ से होती है। जैसे हम गद्य तो हम मान लीजिए कि यदि हम आदिकाल पढ़ते हैं तो आदिकाल में जैसे आप जैन साहित्य लिखा गया, संस्कृत साहित्य लिखा गया, पाली, प्राकृत, इन सब में भी गद्य लिखा गया। साथ में साधु संतों की वाणियां भी लिखी गई, तो पद्य भाग माना जाता है। लेकिन पद्य का जब बात आती है तो पद्य की जानकारी हमें विभिन्न जो ख्याल हैं, कविताएं हैं और जो रासो ग्रंथ हैं या ऐसे छंद एवं अलंकारों के माध्यम से, छंदों के माध्यम से, अलंकारों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, समयों के माध्यम से हम उनकी जानकारी वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। और चौपाइयों के माध्यम से भी हमें पद्य की जानकारी वहां पर मिल जाती है। तो अब हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले जैसे हम मान लीजिए हमारे जो भारतवर्ष का इतिहास जानते हैं तो हमारे देश की सबसे प्राचीन जो भाषा है या हमारी हिंदी भाषा की जो जननी है वो है संस्कृत भाषा। सबसे पहले है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। अब साथियों, संस्कृत भाषा के भी दो रूप थे उस वक्त। एक तो था वैदिक संस्कृत और दूसरा रूप था लौकिक संस्कृत। साथियों, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ईसा के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व, ईसा के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व संस्कृत भाषा चलती थी। और उस वक्त दो भाषा थी। वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना की गई, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद वैदिक संस्कृत में लिखे गए। और उसी के वेदों की रचना के उपरांत एक ऐसा समय आया जब संस्कृत को लौकिक भाषा के रूप में जाने जाने लगा। लौकिक संस्कृत वो है जिसमें लोक साहित्य की रचना की गई। लोक साहित्य की जो भाषा थी वो लौकिक संस्कृत थी। या ये कह सकते हैं कि आम जन की जो बोलचाल की जो भाषा थी, जनसाधारण की जो भाषा थी, वो संस्कृत भाषा थी। जब ये समय बीता गया, ये समय आगे निकला और इस समय के बाद आती है पाली भाषा। साथियों,
जब इसकी 500 वर्ष बाद में आती है पाली भाषा, और पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया, बौद्ध ग्रंथ की रचना, बौद्ध ग्रंथ एवं साहित्य, साहित्य रचना। पाली भाषा में बौद्ध के जो उपदेश है वो सारे पाली भाषा में लिखे गए, बौद्ध ग्रंथ लिखे गए वो पाली भाषा में लिखे गए। उसके 500 वर्ष के बाद में भाषा का जो विकास हुआ आगे, तो पाली से होती है प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। अब साथियों, जो प्राकृत भाषा है इसमें जैन साहित्य लिखा गया, जैन साहित्य, जैन साहित्य में से आदिनाथ है, महावीर स्वामी है, इनके जो उपदेश लिखे गए वो जैन साहित्य में लिखे गए। और जैन साहित्य लिखने के बाद में, लिखे जाने के बाद में जो जैसे भद्रबाहु है या हेमचंद्र का शब्दानुशासन है, ये सारा जैन साहित्य में लिखा गया। अब इसके 500 वर्ष बीतने के बाद में तो मतलब सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से आती है आगे भाषा, आगे बढ़ती है, वो आती है अपभ्रंश। अब जो साथियों अपभ्रंश भाषा हमारे सामने आती है, अपभ्रंश भाषा क्या है? अपभ्रंश भाषा वो थी, अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है बिगड़ा हुआ या कटा छटा रूप कह सकते हैं उसे। अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ रूप। अब इस अपभ्रंश भाषा में संस्कृत के शब्द भी विद्यमान थे, पाली के भी थे, और प्राकृत भाषा के शब्द इसमें आ गए। ये हो गया अपभ्रंश रूप। अब अपभ्रंश रूप में जैसे मैथिल साइड की जो भाषा है, बुंदेलखंड की जो भाषा है, उस साइड में मतलब इसकी भाषा को मिलाकर वहां पर अपभ्रंश का साहित्य लिखा गया। अब अपभ्रंश जैसे हम स्वयंभू की रचनाएं हैं पढ़ते हैं, स्वयंभू की जो रचना है पौंचर्य, वो अपभ्रंश भाषा में लिखी हुई थी। तो उस वक्त में जो या दक्षिण भारत में जो भाषा चलती थी वो अपभ्रंश की भाषा साहित्य वहां पर लिखा गया। अपभ्रंश साहित्य आगे बढ़ने के बाद में भाषा आती है अवहट भाषा आती है, अवहट। अवहट भाषा आती है। अवहट भाषा जो साथियों आपके सामने दिख रही है कि अवहट भाषा में हम ये मान लीजिए कि भक्ति काल के जो साधु संत हैं, भक्ति काल के, और भक्ति काल के साधु संतों में हमने जो, जैसे मान लीजिए कबीर की जो वाणियां हैं वो अवहट भाषा की है, जिसको हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार जिसको हम एक सदुक्कड़ी भाषा कहा गया है, सदुक्कड़ी भाषा, या श्याम सुंदर दास की ने उसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा है साहित्य में। तो वो भाषा है कौन सी? अवहट भाषा। जैसे गुरु नानक के उपदेश हैं, रैदास के उपदेश हैं, ये सारी भाषा किसकी है? अवहट भाषा की है। अब ये संस्कार, भाषाई संस्कार जब आगे बढ़ता है 500 वर्षों तक, तो अवहट के बाद आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में जैसे अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी की भाषा है, इन तीन भाषाओं का जो रूप है वो पूर्वी हिंदी मानता है। फिर उसी भाषा को आगे बढ़ाते हैं, पश्चिमी हिंदी आती है जिसमें उसकी 18 बोलियां आती है। और फिर तीसरा जो रूप आता है उसका, वो पहाड़ी क्षेत्र जैसे कुमायूं की, गढ़वाल की, जो उत्तराखंड की भाषा है वो सारी आती है। तो ये पूरा भाषाई संस्कार हो गया, भाषा का जो एक रूप कह सकते हैं हम, पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में जो भाषा आती है वो है अवधी, बघेली, और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन रूप जो है हिंदी भाषा के आते हैं ये पूर्वी हिंदी में। और उसके बाद आता है पश्चिमी भाषा के जो रूप हैं, वो इसमें राजस्थानी भाषा, हमारी सब आ जाती है, ब्रज भाषा वगैरह।
और इस तरह से फिर लास्ट में आता है पहाड़ी पर्वतीय भाषाएं, जिसमें 3 भाषा आती हैं, जैसे कुमायूं, और गढ़वाली आती है, जो उत्तराखंड की भाषा है। तो साथियों, इस तरह से ये भाषा का जो हिंदी भाषा का जो उद्भव एवं विकास है वो इस तरह से यहाँ पर आकर सिमट जाता है कि, और अब जो हम पढ़ रहे हैं भाषा का वो पढ़ रहे हैं, तो हमारे सामने ईसा के जन्म से 1500 वर्ष पूर्व की जो भाषा रही है वो रही है हमारे सामने हिंदी भाषा का। ये ईसा के जन्म से 1500 वर्ष से लेकर आज तक की भाषा है। तो हर भाषा अपने 500 वर्षों में, हर 500 वर्ष के बाद भाषा अपना एक रूप परिवर्तित करती है। आज जो हमारे सामने जैसे कि राजपूत काल आया, राजपूत काल के बाद में हमारे सामने मुगल का आता है, तो मुगल की जो भाषा है वो फारसी भाषा थी, अरबी फारसी। और उसके बाद में जो काल आया उसमें थोड़ी सी जो मतलब ब्रिटिश काल से पूर्व की भाषा है, जो बादशाह जफर के समय की बात है, उस समय भाषा उर्दू का संस्कार भी चलता था और भाषाई संस्कारों में बहुत ज़्यादा कोर्ट नियम कॉलेज की स्थापना होती है। तो वहाँ पर भी भाषा को वो चाहते थे कि वहाँ पर भी भाषा को लेकर कितने द्वंद्व हुए। तो जिसे शिव प्रसाद सितारे हिंद चाहते थे कि भाषा हिंदी का पुट हो, और राजा लक्ष्मण सिंह चाहते थे कि हिंदी भाषा में संस्कृत की शब्द आने चाहिए। तो वहाँ पर भी भाषा को लेकर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और भाषा आगे बढ़ती है। और उसके बाद आता है ब्रिटिश काल भारत में, और ब्रिटिश काल में भारत की जो भाषा होती है वो अंग्रेजी भाषा के साथ है, उसमें चीनी शब्द भी आ गए। और आज हम ये नोट करते हैं या देखते हैं बिल्कुल भी कि हमारी हिंदी भाषा में आज हम समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, तो समाचार पत्रों में भी हिंदी के साथ साथ में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, चीनी, जापानी, तिब्बती, संथाली, बहुत सारी भाषाओं के शब्द हमको देखने को मिल जाते हैं। तो उसके बारे में अध्ययन हम करेंगे व्याकरण के दौरान कि कौन कौन सी भाषाई शब्द हमारे हिंदी में आ गए हैं। तो साथियों, मैं सोचता हूँ कि आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर अध्ययन करेंगे अगले हिंदी भाषा शिक्षक में किस प्रकार का गुण होना और वो से गुण होने चाहिए। हम प्रत्येक बिंदु पर बिल्कुल चर्चा करते हुए और बिल्कुल भली भांति समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमने पहले तो हिंदी भाषा का संपूर्ण ज्ञान से किस प्रकार से होना चाहिए, साथ में गद्य पद साहित्य है सब लिखा गया, हिंदी भाषा का उद्भव विकास हो गया, और व्याकरण संबंध ज्ञान भी उसे होना अति आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।